हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था कि फंक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है, कंपनीज़ में कैसे यूज़ होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। आज हम डिवीज़न स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो डिवीज़न स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड वेयर द कंपनी प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक टाटा. Tata's product are like car, Tata tea, Tata salt, Tata insurance. So there are different kind of product of Tata Limited. So Tata cannot use function structure if a company which is producing garments, cosmetics, tires. So many of the products are used by the company. Hence here divisional structure will be followed by the company cannot use the functional structure. So divisional organization structure organizes the activities of a business around geographical market or product and service group. In a divisional structure, various departments or divisions are created on the basis of different product manufactured in the enterprise. मैंने आपको बताया था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पर कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. अ कंपनी विच इज़ प्रोड्यूसिंग थ्री काइंड ऑफ प्रोडक्ट, division product X, product Y, product Z. Here you can take another example like garments, cosmetics or beverage. So each the product has different functions like research and development, manufacturing, marketing and finance. Same here in product Y, research and development, manufacturing, marketing and finance, and also as well as in product Z. So in each of the product there are different function. So firstly you have to create the unit according to product. So now we will talk about advantages of divisional structure. Advantages are, first is accountability. डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम एक दूसरे पर ब्लेम नहीं कर सकते. सपोज़ करो एक कंपनी है, टाटा की कंपनी को कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और चाय की मैन्युफैक्चरिंग में लॉस हो रहा है. तो अब ये नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज़ को जवाब देना होगा, कार के एम्प्लॉय को कोई जवाब नहीं देना होगा. उसके लिए अकाउंटेबल कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ चाय वाले. इसी तरीके से यदि सपोज़ करो एक कंपनी रिलायंस की कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और रिलायंस के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कम्युनिकेशन वाले ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये हमारी वजह से हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो ऑयल एंड गैस में हो रहा है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है अकाउंटेबल भी वही होगा. अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल. हैंडलिंग ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट. Line enhance various skills in a divisional head with increase their efficiency. यहाँ पर क्या है बेटा, हर प्रोडक्ट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं प्रोडक्ट लाइन के, उनको उसी टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें. क्विक डिसीजन मेकिंग. क्योंकि सारी यूनिट प्रोडक्ट वाइज डिवाइडेड हैं, तो जिस प्रोडक्ट में जिस टाइप के डिसीजन की ज़रूरत है हम इजीली ले सकते हैं. फंक्शनल में ऐसा नहीं हो सकता था. डायनेमिक. डिवीज़न फोकस जस्ट ऑन इट्स ऑन प्रोडक्ट. यहाँ पर क्या है, जो टी वाले लाइन है, प्रोडक्ट लाइन है, उनको केवल और केवल टी पर फोकस करना है, ना कि कार पर. जबकि टाटा की कार वाली प्रोडक्ट लाइन को केवल कार पर फोकस करना है, ना कि टी पर. इस तरीके से एट लास्ट क्या होता है, यदि कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वाइज फोकस कर सकती है तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रोथ कर जाएगी. अब जब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है बेटा. तो नुकसान क्या क्या है, पहले डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़. एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ हर डिवीज़न में हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा. सपोज़ करो अगर मान लो एक ही काम को
वो काम आपका टी लाइन में भी यूज़ हो रहा है, वो काम आपका कार लाइन में भी यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, कन्फ्लिक्ट। सभी डिवीज़न में एक लड़ाई हो सकती है। जैसे अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो टी वाले ये कह सकते हैं कि हमें क्या मतलब है, हमारी थोड़ी ना लॉस में जा रही है, कार वालों की जा रही है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल नुकसान तो कंपनी को ही हो रहा है ना, क्योंकि सभी डिवीज़न अपने आप में झगड़ा कर सकती हैं कि हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सेम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। सभी अपनी अपनी यूनिट का इंटरेस्ट देखेंगे कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, ओवरऑल कंपनी के इंटरेस्ट को कोई भी प्रोडक्ट डिवीज़न नहीं देखेगी। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन। प्लांट की कैपेसिटी को वो डिमांड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज हो सकता है ना करें। जैसे प्लांट अगर मान लो 100 यूनिट बना सकता है, 50 यूनिट मान लो उसने तो टी वाले ने तो बना ली, लेकिन कार की बिक्री नहीं हुई, तो कार वाला कहाँ से बनाएगा, टी वाला ये कह देगा कि मेरे तो 50 पूरे हो गए। तो इस तरीके से प्लांट की यूटिलाइजेशन जो है अंडर वैल्यूड हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये कुछ नुकसान भी थे डिविजनल स्ट्रक्चर के। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस हैं। यदि मैंने आपको ये समझा दिया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल क्या होता है, तो आप इन सभी डिफरेंसेस को ईजीली समझ सकते हैं। अब आपको ये भी फेयर कॉपी में करनी है नोट डाउन, और डिविजनल स्ट्रक्चर भी पिक्चर वाइज, और साथ साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर भी। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपके टॉपिक से डिलीट कर दिया गया है, आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को साथ साथ फेयर करते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।